आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ल्ड वार टू के बारे में बताऊंगा कि वर्ल्ड वार टू ने कैसे पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। 7 दिसंबर 1941 ये हिस्ट्री का वाहिद दिन था जिसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा ही बदलने वाला था। यूनाइटेड स्टेट की नेवी पर एक आफत, एक ऐसी मुसीबत आने लगी थी जिसका उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर्ल हार्बर पर मौजूद एक बैटलशिप पर अफ्रीकन अमेरिकन डोरस मिलर, जो सुबह होते ही नाश्ता सर्व करने और अपने रोज के काम काज में लग गया था, सुबह के एग्जैक्टली 7:57 AM पे एक सायरन की आवाज आई। ये वो आवाज थी जो कोई भी नेवी ऑफिसर अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सुनना चाहता था। डोरस को जब ये आवाज़ आती है, वो फौरी तौर पर सब काम काज छोड़कर फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा का पूरा आसमान जैपनीज बॉम्बर से भरा हुआ है। कुछ ही सेकंड्स में पर्ल हार्बर बेस पर क़यामत ही टूट पड़ी, क्योंकि जैपनीज बॉम्बर्स ने एक के बाद एक करके तमाम शिप्स पर बमबारी स्टार्ट कर दी थी। सब शिप्स को तबाह करना स्टार्ट कर दिया था। ये अटैक यूएसए की बेस पर्ल हार्बर पर किया गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स बताऊंगा कि क्यों जापान ने यूएसए जैसे मुल्क पे हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत की और अमेरिका ने जापान पर 5 साल जंग लड़ने के बाद एटॉमिक बॉम्ब का क्यों इस्तेमाल किया था। आज की इस वीडियो का स्टार्ट होता है 1941 से, जब अमेरिका चाइना को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वर्ल्ड वार टू में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। वो ही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। वर्ल्ड वार टू में मामलात कुछ इस तरह के थे। वर्ल्ड वार टू को स्टार्ट हुए 3 साल हो चुके थे, जिसमें एक साइड पे थे जर्मनी और इटली और दूसरी साइड पे थे ब्रिटेन, नेदरलैंड्स और फ्रांस। वर्ल्ड वार टू में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। वर्ल्ड वार वन से हुए नुकसान से सबक सीखते हुए अमेरिका ने जंग से दूरी बनाकर रखी हुई थी। वर्ल्ड वार टू से दूर होने के बावजूद एक मुल्क ऐसा था जो बार बार अमेरिका को तंग किए जा रहा था, और वो कोई और नहीं, जापान ही था। जापान की लोकेशन ऐसी जगह पे मौजूद है जहां कुदरती तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे, जिसकी वजह से जापान आसपास के मुल्कों पर धराधर कब्जा जमा रहा था और अपनी हुकूमत कायम कर रहा था, ताकि जापान अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरा कर सके। जापान ने वर्ल्ड वार टू में काफ़ी कामयाबी हासिल की थी। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े शहरों पे जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में भी जापान की बहुत गहरी नज़र थी। फिलीपाइंस, इंडोनेशिया एंड मलेशिया पे भी जापान ने इरादा किया हुआ था कब्जा करने का, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था, मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया थी नेदरलैंड्स की और फिलीपाइंस थी अमेरिका की कॉलोनी थी, जिसका अब तक वर्ल्ड वार टू में कोई भी आमद दखल नहीं था। इन तीनों कंट्रीज का दूसरे मुल्क पर कब्जा करना जापान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। असल कहानी ये थी कि जापान के पीछे हिटलर का हाथ था और अडोल्फ हिटलर ब्रिटेन एंड यूएसए का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो चाइना से अपनी फौज वापस बुला ले और चाइना से अपना कब्जा छोड़ दे। उस वक्त जापान अपनी ज़रूरत का 80% तक ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट करता था। जापान के लिए ये बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर जापान चाइना से अपना कब्जा छोड़ता तो पूरी दुनिया के सामने जापान कमज़ोर पड़ जाता और पूरी दुनिया जापान का मजाक उड़ाती कि एडोल्फ हिटलर की सपोर्ट होने के बावजूद जापान अमेरिका से डर गया। दूसरी तरफ सबसे बड़ी वजह थी ऑयल, जिसकी जापान को बहुत सख्त ज़रूरत थी। ऑयल के बगैर वैसे ही जापान घुटनों पे आ जाना था।
काफ़ी मीटिंग के बावजूद जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर जापान ने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पे कब्ज़ा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि इंडोनेशिया कॉलोनी है नीदरलैंड की, और वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है पहले फ़िलीपाइंस पे कब्ज़ा किया जाए। लेकिन फ़िलीपाइंस अमेरिका की कॉलोनी है, लिहाजा अगर फ़िलीपाइंस पे हमला हुआ तो उसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की जाएगी, पैसिफिक ओशन में मौजूद उनकी नेवल बेस पर्ल हार्बर में। लेकिन मसला ये था कि जापान के पास ऑयल के रिजर्व्स बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे थे, और इस क्रिटिकल टाइम में जापान के पास अटैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन ये हमला फिलीपाइंस पे नहीं, बल्कि अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर पे किया जाएगा। जापानीज लीडर ने ये सोचा कि अगर हम डायरेक्टली फिलीपाइंस पे कब्ज़ा करेंगे तो क्योंकि ये अमेरिका की कॉलोनी है, तो इसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर से होगी। इसलिए जापान ने फैसला किया कि पहले पर्ल हार्बर को तबाह किया जाए, फिर आसानी से फिलीपाइंस पे कब्ज़ा किया जाए। जापान चुपके से पर्ल हार्बर पे हमले की तैयारी में लग गया था, और जापान ने अपनी फ्लीट तैयार करना स्टार्ट कर दी थी, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और नाकाबिले यकीन 414 बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट भी थे। इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के ज़रिए पर्ल हार्बर की तरफ भेज दिया गया। अगर दूसरी तरफ अमेरिका की नेवल फोर्स पर्ल हार्बर पर जो मौजूद थी, उसमें उनकी 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 390 एयरक्राफ्ट और 4 सबमरीन्स मौजूद थी। एक एंगल से देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफ़ी फोर्स मौजूद थी। लेकिन मसला ये था कि पर्ल हार्बर पे मौजूद फौज का इस हमले की इंफॉर्मेशन नहीं थी। जापान हर हाल में ये अटैक को सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए तमाम वायरलेस कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया, और हमले से पहले कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ नहीं की जाएगी। जापान से निकलने वाली तमाम फौज 8000 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब पर्ल हार्बर से बस 370 किलोमीटर दूर थी। यही वो जगह है जहां से बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 AM करीब 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने 2 अलग-अलग ग्रुप की शक्ल में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और मसलसल बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल बाखबर थे, उन पे तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। जापानीज एयरक्राफ्ट ने गोलों की बारिश कर दी थी। ये ग्रुप 45 मिनट तक पर्ल हार्बर पर क़यामत बरसाते रहे। उसके बाद वो वापस चले गए। कुछ देर तक तो ऐसा लगा कि हमला ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। 10 मिनट बाद एक और एयरक्राफ्ट का ग्रुप आया और बचा कुचा नेवल एयर बेस भी तबाह कर गया। ये हमला पूरे 1 घंटे और 15 मिनट तक जारी रहा, और इसमें हर तरह से जापान का पलड़ा भारी था। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया। पर्ल हार्बर की बेस को आग और आसमान को काले बादलों ने ढक दिया था। उनकी शिप्स पर मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन डोरस मिलर ने लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान एक अलार्म सुना, और वो जैसे ही अपनी शिप से बाहर निकलने लगा तो एक मिसाइल आकर शिप पे लगा, और शिप कैप्टन समेत काफ़ी क्रू मेंबर्स भी जख्मी हो गए। डोरस मिलर ने अकेले सबको सेफ जगह पर शिफ्ट किया और उनके जख्मों पे फर्स्ट एड फराहम की।
اور اس کے بعد خود اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پہ جا کر اب جاپان کے بومبرز ایئر کرافٹ پر جوابی حملہ کیا۔ ڈورس ملر نے اکیلے ہی 6 جاپانیز ایئر کرافٹ کو مار گرایا تھا۔ اس پرل ہاربر کے حملے میں ٹوٹل 29 بومبرز کو جاپان نے کھویا تھا۔ ڈورس ملر کی بہادری کو دیکھ کر وہ امریکہ کی ہسٹری کا پہلا افریقن امریکن تھا جس کو نیوی کراس کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ نیوی کراس یو ایس کا سب سے بڑا میڈل ہے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے میڈل آف آنر کے بعد دوسرا سب سے بڑا میڈل یہی ہے، نیوی کراس۔ 1 گھنٹے 15 منٹ کے حملہ کرنے کے بعد آرام سے واپس تو چلے گئے تھے، لیکن وہ اب امریکہ کو بھی اس ورلڈ وار 2 میں شامل کر چکے تھے۔ وہ امریکہ جو ورلڈ وار 2 میں شروع سے شامل ہی نہیں تھا۔ پرل ہاربر کے حملے سے پہلے پرل ہاربر کے حملے کے اگلے ہی دن امریکہ نے جاپان سے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے 3 منتھ تک امریکہ اپنی نیول بیس کو ریسٹور کرنے میں لگا رہا، وہی پرل ہاربر کی بیس جس پر جاپان بومبرز نے تباہ کر دیا تھا۔ کافی ساری شپس ایسی تھی جو شیلو واٹر میں گری تھی، جو ریپیئر کے قابل تھی۔ 4 منتھ بعد امریکہ نے جاپان پہ ویسے ہی حملہ کیا جیسے جاپان نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بومب کی بارش کر دی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں پہلا حملہ تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی۔ اگلے 4 سالوں تک امریکہ اور جاپان کی شدید جنگ ہوتی رہی، جس میں ہمیشہ امریکہ کا ہی پلڑا بھاری رہا۔ ان جنگ کے 4 سالوں میں جاپان بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جاپان نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی صورت امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ آخر کار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی دیا، وہ تھا اٹامک بوم۔ صبح کے 8 بجے 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹرس ایئر کرافٹ کو دیکھا گیا۔ اس جہاز نے لٹل بوائے نامی 4400 کلو گرام وزنی بوم پھینکا ہیروشیما شہر کے اوپر۔ ایگزیکٹلی 43 سیکنڈز کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہو گیا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا، سب طرف سفید روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فائر بال زمین سے اوپر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا، جس نے زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا دیا۔ یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیر اٹیک تھا جس نے پورے ہیروشیما میں موجود 80% بلڈنگز کو مٹی میں تبدیل کر دیا تھا۔ جاپانیز ملٹری لیڈرز کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتے کہ 3 دن کے بعد 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پہ ایک اور اٹامک بوم گرا دیا تھا۔ یہ مارک 3 بوم تھا جس کا کوڈ نیم تھا فیٹ مین، اور اس کا وزن 4670 کلو گرام تھا۔ اس بوم کو گراتے ہی پورے شہر صفا ہستی سے ہی غائب ہو گیا۔ پورا شہر مکمل طور پہ مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ 2 نیوکلیر بوم تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری نیوکلیر بومز تھے۔ ایک اندازے کے مطابق دونوں شہروں ہیروشیما اینڈ ناگاساکی میں تقریباً 2,60,000 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اس کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیا، اور اسی کے ساتھ ورلڈ وار 2 اپنے اختتام پہ پہنچی۔